Hello friends, welcome to in my channel. Today I will explain about types of vector. 12th NCERT के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की सीरीज़ चल रही है हमारी। उस सीरीज़ के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। आज का तुम्हारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर का है। कितने टाइप्स के वेक्टर है वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमारा पहला जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। और ये प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और सर्कुलर फॉर्म में होता है। और प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर फॉर्म के साथ साथ वो हेलिकल स्ट्रक्चर में भी होता है। और उनका जो मेन फंक्शन जो है वो कह सके कि सेल्फ रेप्लिकेबल है, अपने ही हिसाब से वो रेप्लिकेट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। प्लाज्मिड के कई सारे टाइप्स हैं। देखें टाइप्स तो एग्जाम्पल्स प्लाज्मिड के PBr 322, PUC 18 और एग्रीकल्चर में देखें तो TI प्लाज्मिड और उसके साथ RI प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड के टाइप्स हैं। TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड की बात हम करें तो ये दोनों प्लाज्मिड डाइकोट प्लांट है, और डाइकोट प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर में वो काम करते हैं। ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं PBr 322 का हम डिटेल सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो PBr 322 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये PBr 322 का जो फिगर है वो कैसे दिखता है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। PBr 322 में और राइट साइड जो हमें पिंक कलर से वो दिखा हुआ है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। और ठीक उसी के सामने आप देख सकते हैं दूसरा भी एक पिंक कलर से वो हाईलाइटेड है, वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का वीडियो हमने आगे दे दिया है, आप उससे देख सकते हैं कि सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है उसको कट करने के लिए, उसको काटने के लिए BAM-H1 और SAL1 ये दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ठीक है। और ठीक उसी तरह एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, उसको काटने के लिए PVU1 और PST1 ये दोनों उत्सेचक, ये दोनों जो एंजाइम है वो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कट करने के लिए काम आते हैं। याद रखना एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कट करना है या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट करना है, आप ये दोनों का यूज़ नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। ठीक उसी तरह BAM-H1 या तो आप यूज़ कर सकते हैं SAL1। ठीक है। आगे देखें तो ये नीचे आपको दिख रहा होगा ROP। व्हाट इज ROP? ROP यानी रिप्रेशन ऑफ प्राइमर। ये रिप्रेशन ऑफ प्राइमर क्या है कि ये प्लाज्मिड जो है उसका रेप्लिकेशन होने के लिए कई सारे प्रोटीन की आवश्यकता है। ये प्रोटीन जो वो डेवलप होते हैं, वो प्रोटीन जो वो मेड होते हैं, वो ROP जो जीन है उनका कोड जो है, ये प्रोटीन का कोड जो है वो ROP के अंदर है।
यानी कि आरओपी जीन वो प्रोटीन तैयार करता है। ठीक है, तो ये आरओपी प्रोटीन बनाने के लिए एक जीन है। कौन सी प्रोसेस के लिए प्रोटीन चाहिए? ये प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड सेल्फली रेप्लिकेबल है, उनका रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए जो भी एंजाइम यानी कि प्रोटीन चाहिए वो ये आरओपी से डेवलप हो गए। ये आरओपी को काटने के लिए PVU2 ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। उसकी साइड में देखें ORI आपको दिख रहा होगा। ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ये जो PBR 322 जो है प्लाज्मिड, उनका रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ORI है, यानी कि यहाँ से DNA का रेप्लिकेशन वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बोथ साइड से स्टार्ट हो सकता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो आगे देखें, इसके अलावा भी 3 अलग अलग एंजाइम है, EcoR1, CLE1, HindIII। ये 3 भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम PBR 322 के अंदर पाए जाते हैं। सो एक बात क्लियर है बच्चों की ये PBR 322 जो है वो स्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, क्योंकि कई बार नीट के अंदर इस फिगर से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं अब नेक्स्ट टाइप, जो वायरस जो है वो भी कई सारे जो वायरस है वो हम बोल सकते हैं वेक्टर के अंदर वो यूज़ होते हैं। खास करके वायरस जो है उसका DNA है वो वेक्टर के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल से ज़रिए देखें हम तो लैम्ब्डा फेज, ये लैम्ब्डा फेज जो है उसकी जो DNA की बात करें वो कैसे काम करता है, उसके लिए हम थोड़ी सी डिटेल में माहिती लेते हैं। ये हम बना रहे हैं लैम्ब्डा फेज जो है उसका DNA। देखिए, जो ये लैम्ब्डा फेज जो है उसका DNA, जब ये DNA लैम्ब्डा फेज के अंदर है तब ये लीनियर फॉर्म में है। आफ्टर इन्फेक्शन ये DNA जो लीनियर फॉर्म में है वो सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो DNA है वो सर्कुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो दोनों तरफ इस टाइप की जो आप इमेज दिख रहे हैं उसको कॉसाइट बोलते हैं। ये कॉसाइट क्या है? कॉसाइट यानी कोहेसिव एंड, कोहेसिव एंड है, जो दोनों कोहेसिव एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए तो ये आफ्टर इन्फेक्शन दोनों के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये सर्कुलर फॉर्म में DNA जो है आफ्टर इन्फेक्शन वो कन्वर्ट होता है। सो ये लैम्ब्डा फेज जो है उसका जो DNA ऐसे हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा टाइप के अंदर हम देखते हैं, तीसरा टाइप है कॉस्मिड। कोस्मिड क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। कोस्मिड यानी कि प्लाज्मिड और कोसाइट। किसकी कोसाइट? वायरस की कोसाइट। खास याद रखना, ये प्लाज्मिड जो है वो कहाँ से आया है? बैक्टीरिया से अलग करके लाया है, और ये कोसाइट जो है वो वेक्टर से निकाल के लाए हैं, यानी कि वेक्टर जो है उसका DNA में से कोसाइट को अलग की है, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोस्मिड मिलता है। ये कोस्मिड तैयार होता है। दूसरी बात हम देखें तो ये कोस्मिड के बाद में सटल वेक्टर है। फोर्थ टाइप का वेक्टर सटल वेक्टर।
सटल वेक्टर क्या है कि ये सटल वेक्टर के पास 2 ओराई साइट है, 2 डिफरेंट ओराई साइट हमें ये सटल वेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही साथ सटल वेक्टर हम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों होस्ट के अंदर हम काम कर सकते हैं इस सटल वेक्टर के साथ, ठीक है। और इस तरह से हम आगे बढ़े तो फिफ्थ और 5 जो है वेक्टर के टाइप्स में, एक है BAC और एक है YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसके बारे में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर देखने वाले हैं कि ये दोनों जो है वेक्टर वो लंबी साइज़ का, यानी कि वो जो DNA की जो लेंथ है, ठीक है, वो DNA की लेंथ अगर जो बहुत लंबी है उसको हम किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम आगे अब देखें कि ये डिफरेंट जो वेक्टर है, ये वेक्टर के टाइप्स के हिसाब से वो अलग अलग लेंथ का वो DNA कैरी कर सकता है। यानी कि जो मुझे खास समझना है ये बात को, जो मुझे 0.5 से लेके 8 KB तक का जो DNA है उनको कैरी करवाना है तो मैं प्लाज्मिड का यूज़ करूँगा। आगे देखें तो ये लैम्ब्डा फेज की बारी। अगर मुझे 9 से लेके 23 KB तक का DNA अगर कैरी करवाना है तो मैं लैम्ब्डा फेज का ये वेक्टर है जो उनका DNA उसका यूज़ मैं करूँगा, ठीक है। आगे देखें कॉस्मिड के लिए बात करें तो 30 से लेके 45 KB तक का जो DNA है वो कॉस्मिड के द्वारा हम कैरी करवा सकते हैं। और उसके बाद में ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में देखें तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 50 to 300 KB तक का DNA जो उनकी लेंथ है उसको हम कैरी करवा सकते हैं। और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर देखें तो 2.5 MB यानी 2500 KB तक का DNA हम कैरी करवा सकते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के द्वारा, ठीक है। सटल वेक्टर जो है वो एक्स्ट्रा है, हमारी NCERT के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए हम ये बहुत डिटेल से नहीं देखेंगे। सिर्फ इनकी ये दोनों बात याद रखना कि सटल वेक्टर के अंदर 2 ओराई साइट देखने को मिलती है और ये सटल वेक्टर प्रोकैरियोटिक होस्ट और यूकैरियोटिक होस्ट दोनों में काम करता है, दोनों। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर्स वीडियो के अंदर हम इतना रखते हैं और आगे हम अगला नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर हम जो डिज़ायरेबल एलियन DNA है और उसको हम फॉरेन DNA भी बोलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज़म जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो आप मेरी चैनल के ऊपर पहली बार है और पहली बार मेरे लेक्चर्स वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और लाइक करके वो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना। थैंक यू।